याद रखना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेस्ड है लॉ ऑफ ये बेस्ड है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। लेट्स सी और क्या क्या है इसके बारे में। कॉन्सेप्ट ये है, जब आप किसी सिस्टम को हिट देते हो, किसी बॉडी को हिट दिया जाए तो वो दो काम करती है। दो काम हो सकता है, सिस्टम की अपनी ताकत यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, गैस गर्म हो जाता है, यानी जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी ताकत एक से पावर है सो बढ़ जाता है। और दूसरा किस प्रकार का वर्क होगा? सिस्टम से वर्क करवाते, जैसे पिस्टन को ऊपर ढकेला, पिस्टन को ऊपर ढकेला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट जो इसका है वो है ये, आप अगर हिट दोगे बॉडी को तो वो वर्क करेगा। कन्वेक्शन में यही देखने को मिलता है ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी यहाँ पर वर्क हो वन वो। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या? अच्छा, वो जो वर्क होता है किसके द्वारा होता है? मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, यानी मॉलिक्यूल्स मूव किए, मॉलिक्यूल्स से ही तो मूव किया, वो ही तो वर्क कर रहा है, मॉलिक्यूल से तो वर्क कर रहा है। और वो फोर्स किस प्रकार का लग रहा है? जब वो फोर्स एक टेम्परेचर एक फोर्स की तरह वर्क कर रहा है। आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहे, यानी जैसे फोर्स बढ़ाते रहे, वो और अपना जो मोमेंट है और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा रिपल्सन फोर्स दे रहे हैं अपने आप क्रिएट कर हो रहा है ऐसा। यानी आप हिट दोगे तो वर्क होगा, और जो वर्क होगा वो दो तरह का वर्क होगा। पहला ये होगा कि वो जो सिस्टम जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। और यू कैन से गैप जो होगा अमोंग मॉलिक्यूल्स विल बी मोर। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा वो गैप है सो और बढ़ता जाएगा, गैप है सो वो बढ़ता जाएगा। यानी जो अंदर अंदर है मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले डिस्टेंस कवर करेगा अंदर की जो इंटरनल करेगा। और सेकेंड जो है, सो फर्स्ट क्या है? दो तरह के वर्क रहेगा। जो फर्स्ट है इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और सेकेंड जो है वो ये वर्क कराएगा, ये एनर्जी वर्क कराएगा, सिस्टम से वर्क कराते, जैसे पिस्टन को ऊपर ढकेगा। और हमें एक डेरिवेशन मिलता है इसके लिए, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन मिलता है। कहाँ से इक्वेशन आएगा? डेरिवेशन से आएगा। हाँ, डेरिवेशन। सो आई एम राइटिंग डायरेक्ट इक्वेशन। सो इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन है Q इज इक्वल टू चेंज इन U प्लस W, जहाँ Q है सो प्रोवाइडेड heat है, provided heat. Q is not charge and change in U has so internal capacity, change in internal energy. फिर W है, you know what is it? This is work. अच्छा, ये टर्म्स था। Q था वो एनर्जी जो दिया गया बॉडी को, जो सिस्टम को दिया गया। Q इज अ हीट, ओके, Q इज अ हीट एनर्जी जो बॉडी को प्रोवाइड किया गया। जब हमने एक सिस्टम को एनर्जी दिया, हीट दिया, याद रखना हमने इसे ऐड कर दिया, दोनों वर्क को ऐड कर दिया। दो तरह का वर्क है ना,
मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ वैसे दिख रहा बस टर्म्स चेंज। यहाँ पर जो हीट है जो प्रोवाइडेड किया गया सिस्टम को, दिस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क वर्क है ना। तो यहाँ पर जो यू है चेंज इन यू, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बल्कि ये इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज, डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है, और डब्ल्यू का मतलब है वर्क। याद रखना ये दोनों वर्क है और दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये जो वर्क होता है ये सिस्टम से करवाया जाता है, और जो ये इंटरनल एनर्जी होता है ये अंदर सिस्टम के अंदर के इंटरनल एनर्जी को बढ़ जाता है, किससे? हीट से, है ना। दिस वाज इक्वेशन। लेट मी erase this part. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, काम करने के तरीके। प्रोसेस का मतलब है कि जो काम हो रहा है उसका प्रोसेस क्या है ना, उस प्रोसेस को एनालाइज करना इज व्हाट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक, प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक, काम करने के तरीके, वे ऑफ डूइंग वर्क, वे ऑफ डूइंग वर्क। ओके ओके। गैस के साथ हम चार तरह के खेल, गैस के साथ हम चार तरह के खेल खेल सकते हैं। चार तरह का मतलब विथ गैस। फर्स्ट इज व्हाट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, चार तरह के खेल, किसके साथ? गैस के साथ, नहीं लिक्विड के साथ। अच्छा, व्हाट स्टेट्स कांस्टेंट, यहाँ पे याद रखना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नेम ऑफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन इतने धीरे काम करना कि गर्मी ना बढ़े, तब वो मॉलिक्यूल्स इतने स्लो काम करते हैं जिससे वो जो गर्मी है वो उतना नहीं बढ़ पाता। अगर मॉलिक्यूल्स इज कवरिंग वेरी लेस डिस्टेंस, वी कैन से दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। यहाँ पर हमें उतना हीट देखने को मिलता नहीं, और एक कैन से उतना डिस्टेंस नहीं मिलता, उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स उतने नहीं भागते, है ना। और टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल का मतलब अगर टेम्परेचर कम है तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, और वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जो हॉट से कोल्ड में जा रहे हैं, कोल्ड से हॉट में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा काम होगा, बहुत हैवी टास्क होगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना, बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, नो हीट चेंज, नो हीट चेंज, यानी हीट में कोई चेंज नहीं, ये रहेगा कांस्टेंट ड्यूरिंग द जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी वी विल से कि देयर इज अ नो चेंज इन हीट, नो चेंज, है ना, ये कांस्टेंट आने वाला फॉर द जर्नी। अच्छा, प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक, बड़ा गजब नाम है, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल चलो ये चलता, लेकिन एडियाबैटिक, अच्छा इसका मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग दिस प्रोसेस का मीनिंग क्या है? हमने मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल को समझा। इसका मीनिंग था क्या कि वो जो गर्मी उत्पन्न होता है वो बहुत ही कम होता है, मॉलिक्यूल्स है बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस का मीनिंग ये है कि इतनी तेजी से काम करने की हीट बाहर ना जा सके, इतना तेजी से काम करना कि हीट बाहर ना जा सके, जो वो क्या कहते हैं वेपर, एक ड्रॉप होता है ना वाटर का ड्रॉप जो वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो ना बन सके लेकिन वो हिट हो, बॉडी हिट हो, पर उनके मॉलिक्यूल्स वेपर बन के एटमॉस्फेयर में ना जाए, उतना तक हम हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना, उतना तक हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हम इतना हीट प्रोवाइड कर दें बस वो वैपरेट होकर एटमॉस्फेयर में उड़ने ना लग जाए। इतनी तेजी से काम करना कि हीट बाहर ना जा सके, जैसे टायर का अचानक फटना, टायर का अचानक फटना। अगर हम हीट को क्रॉस करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा हीट दे देते हैं, तो क्या होगा? टायर फट जाएगा। उन्हें बाहर, वो चाहेंगे कि बाहर है, वो अपने रिपल्शन फोर्स को इंक्रीज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ना स्टार्ट कर देंगे, फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो लिमिट वहीं तक रहेगा जहाँ तक वो टायर ना फटे, जहाँ तक वो टायर ना फटे, है ना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एडियाबेटिक। मतलब कि हम इतना दे दे हीट, बस वो जो मॉलिक्यूल्स है वो बस एटमॉस्फेयर में उड़ ना सके, है ना, उड़ ना सके। अच्छा, नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा? प्रेशर कांस्टेंट आएगा। इसका मीनिंग क्या है? प्रेशर को एक जैसा रखना ऑल द टाइम फ्रॉम ऑल साइड। प्रेशर शुड बी व्हाट एक जैसा, यानी जो यू कैन से कि जो अमाउंट है हमारे प्रोडक्ट वो एक जैसा है फॉर द ऑल टाइम फ्रॉम ऑल द साइड। और यहाँ पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या? कांस्टेंट है। नेक्स्ट भी है आइसोक्रोनिक। यहाँ पर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। याद रखना कि हम यहाँ गैस के साथ खेल कर रहे हैं, गैस के साथ। यहाँ पर क्या देखें कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो गैसेस में थे, ना कि सॉलिड में, ना कि लिक्विड में। अगर गैसेस में है और एक किसी सॉलिड में, किसी ऑब्जेक्ट में वो एक शेप बना देते हैं, जैसे टायर में होता है ना, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एयर्स रहते हैं, तो उसमें कैद रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स, एयर्स है जो वो कैद रहते हैं। देखिए, जो उस मॉलिक्यूल्स को अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो एक टाइम आता है कि वो फट जाता है और फिर वो एयर में जाके वाइब्रेट होते रहते हैं, इधर उधर कहीं भी मूवमेंट करते हैं रैंडम। तो यहाँ एयर की बात हो रही है, गैसेस की बात हो रही है। आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर। यानी जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए चारों तरफ से। अगर जहाँ एक तरफ बड़ा प्रेशर तो फिर वहाँ से वो तो फटेगा आराम से। फिर क्या है? वॉल्यूम भी विल मैटर। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वो एक जगह जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक जगह ऑफ ए, जैसे टायर ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, तो सर टायर में जो जगह होती है मॉलिक्यूल्स हैं, उस जगह में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ, वो रहना चाहिए कांस्टेंट, ना कि इंक्रीज होता रहना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए। तो गैस की जगह फिक्स रखना, इसका मतलब क्या है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वो जगह कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा और ना घट रहा, है ना बढ़ रहा ना घट रहा। वहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूल्स है कि एक फिक्स्ड जगह में कैद है, और जो प्रेशर है चारों तरफ से लग रहा है वो भी सेम लग रहा है। अगर हम हीट को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि टायर फट जाएगा, यानी वॉल्यूम है
वो फट जाएगा, वॉल्यूम है सो फट जाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आ जाएंगे जो कि आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये और यहाँ पर जो आइसोथर्मल देखिए कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, है ना। अगर टेम्परेचर वैरी करने लग जाएगा तो वही फट जो टायर का फटना वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो हमें वो रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या है कि नो हीट चेंज, हीट में भी नहीं चेंज होना चाहिए। अगर चेंज आ जाएगा, अगर हीट चेंज करने लगेगा तो इसका मतलब है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ा दे रहे हैं वो पावर ताकि वो अपना रिपल्शन फोर्स को बढ़ा सके, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा ये तो क्लियर हो गया थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, ये प्रोसेस क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ को पढ़ा जो कि हमें सिर्फ क्या दे रहा था, एनर्जी का हिसाब दे रहा था, लेकिन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट विल टेल अस। और वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन था Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क। ये दो अलग अलग तरह के वर्क थे, जिसको हम ऐड करते हैं तो हमें वो हीट मिलता है जिससे जो हीट प्रोवाइड किया गया था सिस्टम को। ये था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है, ये रुकावट रेजिस्टेंस, यू कैन रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस की तरह परफॉर्म करता है, वर्क करता है ना। रेजिस्टेंस रुकावट का नियम, ये आपको नियम देगा लेकिन रुकावट रेजिस्टेंस का नियम देगा, किस तरह से वो रुकावट करेगा। ये लोग बताता है कि सारी हीट को 100% वर्क में बदलना नामुमकिन। सारा का सारा हीट अगर हम इसमें लगा दें कि कुछ इस तरह लगा दें कि वो पूरा का पूरा हीट वर्क करने में लग जाए, ऐसा कहा जाता है कि ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि सारा हीट एनर्जी को वर्क में लगा दिया जाए, ऐसा होना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। थोड़ी बहुत हीट हमेशा वेस्ट होगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी, लूज हो जाएगा, है ना, लूज हो जाएगा। जैसे लाइटेंट हीट देखते हैं कि जो एनर्जी को यूज किया जाता है उसे हॉट से कोल्ड में बदलने किया जाता है, कोल्ड से हॉट में बदलने के लिए किया जाता है ना, तो वो तो एनर्जी तो उसमें चला गया लाइटेंट हीट में, तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी रहेगा जो लॉस होगा, और वो बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत भी हो सकता है, सिचुएशन अनुसार कैसा प्रोजेक्ट है। सो कॉन्सेप्ट इज कि हीट हमेशा अपने आप में गर्म से ठंडी चीज की तरफ बहती है। वे ना ऐसा तो नहीं होगा कि ठंडे से गर्म की चीज में जाए, ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि गर्म वो ऐसा इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव करते हैं, लेकिन जो ठंडा मटेरियल उसमें तो मॉलिक्यूल्स मूव करते नहीं, वो अपने आप में अट्रैक्ट फोर्स लगाकर चिपके से रहते हैं। और जो बॉडी जो हॉट है उस समय क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वो हलचल स्टार्ट कर देते और इससे वह क्या बोला जाता है, मिलता है, वो एक दूसरे से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी होता है एक दूसरे से दूसरे बॉडी में चला जाता है। कारण इज मॉलिक्यूल्स इज मूविंग, मॉलिक्यूल इज मूव। ओके, तो हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो हीट वो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो हीट से कोल्ड होता है, ना कि कोल्ड से हीट, है ना। ट्रांसफॉर्म जो हीट होता है वो हॉट से कोल्ड में होता है। उल्टा करने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि कोल्ड से हॉट में हो तब हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हॉट से कोल्ड करने के लिए मशीन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जिस मशीन का यूज किया जाता है उस मशीन का नाम होता है रेफ्रिजरेटर।
refrigerator, refrigerator, refrigerator. This is device. It is used to convert heater from cold material to hot material. From cold to hot. अगर हम चाहते हैं कि उल्टा हो तो हमें इस डिवाइस का यूज करना होगा. ओके. अच्छा, उल्टा का मतलब क्या है? यानी लो से हॉट, कोल्ड से हॉट में जा रहे हैं. अच्छा, मतलब क्या हो रहा है? कोल्ड से हॉट में जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस सिचुएशन में, उसे हम रोकने की कोशिश करें. यही हो रहा है. हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं. इसका मतलब ये तो मॉलिक्यूल्स इधर आएगा, लेकिन हमें हमें इधर से इधर जाना. तो यानी जो मूव कर रहा है उससे हम रोकेंगे, उसे रोकेंगे जो मूव कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस कर रहे हैं, एक तरफ से रेजिस्टेंस है. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि हम वो रोक सके, वो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसे रोकने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, ताकि एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके. एनर्जी जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़े तो हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव हीट इंजन. हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का मतलब क्या? एक इंजन जो हीट कर. अच्छा, एक्सप्लोर करते हैं इसे. लेट्स एक्सप्लोर. देखो, इंजन का काम यह है कि वो हीट को लेगा, फिर उसे वर्क में कन्वर्ट करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हीट का मतलब है हीट लेता है. हीट इंजन, दिस इज इंजन. ओके. हीट लेता है, फिर वो वर्क करता है. वर्क करने के बाद बची हुई हीट बाहर निकाल देता है. जितना वर्क लगा, जितना एनर्जी लगा वर्क करने में, वो तो चला गया. जो बच गया एनर्जी उसे बाहर निकाल देता है. ये काम होता है रेफ्रिजरेटर का, है ना, इस डिवाइस का. और इस डिवाइस को ही हम हीट इंजन कहते हैं. इस डिवाइस को ही हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं. ये क्या करेगा? एनर्जी को लेगा, ठीक है, हीट एनर्जी को लेगा, फिर उससे ये वर्क करवाएगा. हीट एनर्जी से वर्क कराएगा. जितना एनर्जी लग गया तो लग गया, वर्क डन. बाकी थोड़ा बहुत जो बचेगा वो बाहर एक वेस्ट की तरह फेंक देगा, बाहर निकाल, है ना. बची हीट बाहर निकाल देता है. एग्जाम्पल, कार इंजन. जो बाहर से देखते हैं ना, गरम गरम हीट आ रहा है, वो एक तरह से वेस्ट होता है. बाकी जो लगा एनर्जी वो काम वर्क में लग गया. जैसे हम उसे चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एक तरफ से क्या कर रहे हैं कि जो हीट है ना, वह हम चलाने में ही उसको चलाने में ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं. बाकी जो थोड़ा बहुत निकलता है गर्म होके, वो हीट होके, वो होता है वेस्ट. वो होता है वेस्ट. ओके. रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर बाहर से वर्क लेता है. अच्छा, दोनों डिफरेंस है. बोथ आर नॉट सेम. बोथ आर नॉट सेम. जो हीट इंजन होता है, जैसे कार में जो इंजन होता है, मोटरसाइकिल में इंजन होता है, बहुत सारे मशीन में भी इंजन होता है. तो उन इंजन का काम यही होता है कि हम हीट लेंगे, जो हीट एनर्जी लेंगे, फिर उससे हम काम करवाएंगे. फिर काम कराने के बाद अगर थोड़ा बहुत तो बच गया, देखो जो एनर्जी लगा काम कराने, ठीक है, वो तो लग गया, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे हम फिर निकाल देते हैं. वो उसे कहते हैं हीट इंजन. लेकिन इसी का अपोजिट होता है हमारे पास रेफ्रिजरेटर. इस जस्ट इसका अपोजिट है. जस्ट इसी का अपोजिट. ये कहना चाहता है कि बाहर से वर्क लेना, बाहर से वर्क लेता, ठंडी जगह से हीट निकालता है. तो ये रूम है, इसमें ठंडी हवा, बाहर से क्या करेगा? हीट लेगा और इस रूम से ठंडी हवा को निकाल देगा. तो ये तब हो पाएगा जब बाहर से आउटर एरिया से
हीट लेगा तब, आउटर एरिया से हीट लेगा तब, है ना। रेफ्रिजरेटर का वर्क है कि वो आउटर एरिया से अब क्या ले, हीट ले, हीट, और जो अंदर ठंडे मॉलिक्यूल्स है, ठंडी हवाएं हैं, उसे बाहर निकाले। तो ये सब कैसे हो पाएगा? हीट एनर्जी से हो पाएगा। और जो ये वर्क लगा, इसमें तो एनर्जी वेस्ट हुआ, एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो एनर्जी कहाँ से है? हीट एनर्जी से है। तो हीट एनर्जी से वो जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर निकले, यानी ये वर्क से ही ये पॉसिबल हुआ। अच्छा, जो लगा एनर्जी सो लगा, जो बच गया थोड़ा बहुत उससे फिर क्या कर दिया जाता है? गर्म जगह फेंक देता है। ठंडी जगह से हीट निकलता है और गर्म जगह फेंक देता है। अच्छा, इसके सामने देखने बहुत हुआ, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। देखो, डायरेक्ट अंडरस्टैंड कि हीट इंजन का काम क्या होता है। वो इसके पास ये हीट एनर्जी लेता है, फिर उसके बाद ये वर्क कराएगा हीट एनर्जी से। और जो वर्क कराए, जो वर्क कराने में जो एनर्जी लगा और वो तो लग गया, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा उसे फिर बाहर निकाल देता है। इसे हम हीट इंजन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम होता है कि देखो, हम बाहर से हीट लेंगे, हीट एनर्जी लेंगे, और जो एनर्जी ली वो क्या करेंगे? एनर्जी लेकर उस एनर्जी से हम ठंडी हवाएं को निकालेंगे, यानी यू कैन से मॉलिक्यूल्स, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है उसे निकालेंगे। और जो ये निकालने में जितना वर्क लगा वो क्या था? हीट एनर्जी था। हीट एनर्जी से ही ये जो वर्क था पॉसिबल हुआ। और जो थोड़ा बहुत रहेगा वो तो वेस्ट की तरह रहेगा, वेस्ट। अच्छा, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या था? इंटरनल एनर्जी मतलब यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वर्क का मतलब डब्ल्यू। एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है इतना, इतना एन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एंट्रोपी का मतलब होता है एस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्रोपी, ट्रॉफी का मतलब, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे से। इसका मतलब होता है कि फैले हुए डिसऑर्डर, एंट्रोपी हमें ये बताता है कि कितना डिसऑर्डर है, फैले हुए गड़बड़, डिसऑर्डर जो हमेशा बढ़ते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर है, लेकिन वो जो डिसऑर्डर बढ़ रहा है, खराबियां जो बढ़ रहा है वो कितना है, कितना बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट इज आवर एंट्रोपी। Whenever you hear this word entropy, just in your mind a word should come which is a disorder word. Disorder मतलब खराबियाँ, खराबियाँ, है ना। याद रखना, जिस तरह हम लाइट चैप्टर को पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन से, सेम ओवर हियर साइन कन्वेंशन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। साइन कन्वेंशन बताएगा, साइन कन्वेंशन बताता है कि अगर सिस्टम काम करे तो वो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम पर काम हो तो नेगेटिव। देखो, अगर सिस्टम काम करे यानी वो सिस्टम काम करे तो पॉजिटिव है, अगर उस पर काम हो सिस्टम पर तो वो नेगेटिव है ना। ये साइंस कन्वेंशन हमें ये बताता है। क्योंकि हमने देखा कि जो एनर्जी है वो एनर्जी से वर्क कराया जाता है ना, एनर्जी से वर्क कराया जाता है, इसलिए सिस्टम पर वर्क हो भी सकता है और सिस्टम के द्वारा वर्क भी हो सकता है। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो दैट इज आवर पॉजिटिव, एंड सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो दैट इज आवर नेगेटिव, दैट इज आवर नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट KTG theory of gases. Next chapter which is KTG theory of gases. Have a look.
Next, you have KTG, theory of gases. Theory of gases. Now, KTG, theory of gases. KTG, theory of gases. So, what is the K? What is the K? What is the K? KTG, theory of gases. यानी ज़्यादा फोकस हमारा गैसेस पे होगा, थ्योरी ऑफ गैसेस ज़्यादा फोकस हो किस पर होगा, गैसेस पर होगा. अभी तक हमने गैस को दूर से देखा, प्रेशर, टेम्परेचर, पर इस चैप्टर में हम गैस के अंदर घुस कर उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शरारत को देखें. वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कितना स्पीड से कर रहे हैं, क्या उनकी स्पीड ज़्यादा होती है सॉलिड से. यानी बाहर से देखें तो वो जो टेम्परेचर और प्रेशर देखें, प्रीवियस चैप्टर देखा हमने. प्रीवियस चैप्टर क्या था, थर्मोडायनामिक्स. उससे उसका भी प्रीवियस चैप्टर क्या था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो थर्मोडायनामिक्स में हमने सिर्फ वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने हीट के बारे में जाना, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में जाना, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में जाना. फिर थर्मोडायनामिक्स जैसे वी एंटर्ड, जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में एंटर किया तो हीट के क्या कहा जाता है, जो गैसेस है, गैसेस के बारे में पढ़ा, लेकिन गैसेस के बाहर से हम देखें उसे. जैसे सिलेंडर में गैसेस होता है तो हम उसके बाहर की दुनिया को देखें. अब उसके इनसाइड की दुनिया को देखें, अंदर क्या क्या हो रहा है मॉलिक्यूल्स के साथ इनसाइड. तो जो इनसाइड जैसे ये टायर होता है, टायर बाहर क्या हो रहा है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं. लेकिन जो टायर के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, उनकी शरारतें क्या है, क्या एक्टिविटी है, कब कैसे मूव करते हैं, क्या कैसे वो वर्क करते हैं. सो इनसाइड, ये क्या है, इनसाइड. अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बैलून्स होते हैं, सिलेंडर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अंदर
मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। मैं उसी का ही बात कर रहा हूँ, इनसाइड मतलब उसी का, इनसाइड द वॉल्यूम जहाँ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज अ गैसेस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स। हाँ, लेट्स स्टार्ट। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के शरारतों को देखिए। जैसा हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स इधर उधर होते हैं, वैसा क्यों होते हैं? टेम्परेचर के माध्यम, टेम्परेचर के थ्रू होते हैं, हेट दिया जाता है। अच्छा, फर्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, यानी जो मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या नेचर है। नेचर क्या है? जो मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का नेचर क्या है। तो यहाँ पर मैटर क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारा फोकस गैसेस पे रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैटर को नहीं पढ़ेंगे, सॉलिड को नहीं पढ़ेंगे, लिक्विड को नहीं। थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे जितना जरूरत है, जितना जरूरत है। गैसेस कैसे, एंड यू नो कि जो गैस है वो मैटर में ही आता है, मैटर में। तो ये नेचर क्या बताता है कि गैस कोई सॉलिड ब्लॉक नहीं, उसके पास कोई शेप नहीं होता है, बस वो एक वॉल्यूम में चला जाता है जिससे वो एक शेप क्रिएट कर देता है ना। लेकिन बाहर देखिए जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैसेस में, उन लोगों के पास तो कोई शेप नहीं है ना, तो ब्लॉक नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनी है जो हर वक्त इधर उधर भाग रहे हैं। हम देख सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। और ये सब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाई ये मॉलिक्यूल्स आपस में और कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं, जैसे बैलून्स में होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, और जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैसेस होते हैं। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप में क्या होता है? टकराते हैं। अच्छा, जब हम उसे बाहर से प्रेस करते हैं तो एक आवाज़ देख आवाज़ सुनाई देता है बहुत तेज़ी से। इसका मतलब क्या है कि वो इतने, उन लोगों के पास इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है कि कहना नहीं। जो सिलेंडर गैस होता है वो इतना तेज़ी से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब हमें यही कैलकुलेशन देखने को मिलता है कि जो रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा होता है किसमें? सिलेंडर गैस में। तो वो क्या हो रहा है कि जो अंदर है ना मॉलिक्यूल्स, और वो अंदर जो सरफेस है ऑफ द सिलेंडर, वो एक दूसरे से टकरा बहुत ही हाई स्पीड से, चूँकि देखो जो मास ऑफ द मॉलिक्यूल है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, इसलिए हमें उतना मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है कि सिलेंडर इधर गिरा उधर गिरा, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वो बहुत ही कम है स्पीड से फोर्स दे रहे हैं किस पर? एक सरफेस जो कि आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर का है, आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, उस पर ये बल लगा रहे हैं ताकि वो बाहर की ओर आ सके। So this was the nature of matter. अच्छा, दीवार से टकराते हैं। आप इसे ही रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जब तुम एक परफ्यूम की बोतल खोलते हो, ऐसे खोलते हो, तो फिर क्या होता है कि वो तो उनके मॉलिक्यूल्स हवा में भागते हुए क्या होता है कि हमारे यहाँ तक पहुँचते, फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये सुगंध। अगरबत्ती का भी सुगंध वैसे देखने को मिलता है। वो क्या होता है कि वहाँ से ट्रैवल करके हमारे पास आए, मॉलिक्यूल से ट्रैवल करते हैं ना, वहाँ से यहाँ तक आए, यानी उसमें क्या बोलते हैं, वो रिपल्शन फोर्स था। रिपल्शन फोर्स के जरिए वो हमारे तक आया, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करा। कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस होता है जो हमें अगरबत्ती का सुगंध हमारे तक पहुंचता है, कुछ ये प्रोसेस के माध्यम से, है ना।
तो इससे क्या समझ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो चाहता है कि हम बाहर हैं, ना कि वो चाहता है कि अंदर है। इनसाइड द सिलेंड्रिकल, और कोई और एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ जिस ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स एक गैसेस की तरह है, फिर क्या देखने को मिलेगा कि वो चाहेंगे कि बाहर से आए, बहुत स्पीड से चाहते हैं बाहर। Assumption of a kinetic theory. Next we have assumption of a kinetic theory. Assumptions of a kinetic. Here K means kinetic, okay? T means theory and G means gases. Gases का rule. Assumptions of a kinetic theory मतलब है कि gases का rule. Gases के rule. Physics में हम गैस को आइडियल मानते हैं. आइडियल का मतलब कि रियल लाइफ को उतना कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आइडियल है। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि इसका जो फ्रिक्शन है वो इतना कितना रहेगा, फ्रिक्शन जो बॉडी का फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एक्स है, हम ये पहले से फिक्स कर देते हैं, इसी का मतलब होता है आइडियल। तो यहाँ मतलब क्या है, गैस है सो आइडियल, गैस इज आइडियल, गैस इज आइडियल, ओके। Assumption of a kinetic theory means gas is ideal. Now let's see rules of gases. Rules of gases. तो कुछ कंडीशन ऐसा है, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि उनके अपना साइज गैस के वॉल्यूम के मुताबिक कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैलून लिया गया, इस बैलून में क्या है, इस बैलून में मॉलिक्यूल्स है, यानी जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है इतने छोटे हैं कि अगर हम इसे कंपेयर करें इस वॉल्यूम से, इस बैलून के वॉल्यूम से, तो इस सब के सामने ये जो एक एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल सब, वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। इनके साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ साइज ऑफ दिस वॉल्यूम, है ना। यानी ये जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत 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 छोटा है। Size of molecule is very less, very very less, इतना लेस कि हमें डिवाइस भी यूज करें, अगर हम डिवाइस भी यूज करें तो हमें वो मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ मॉलिक्यूल्स आर परसेंट। एंड next we have क्या, नेक्स्ट ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में भागते हैं जब तक टकरा करना चाहिए। देखो अगर वो टकराए, मॉलिक्यूल्स अगर टकराए, जैसे टेम्परेचर इज मोर, ओके, इफ टेम्परेचर इज मोर, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स भागेंगे, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेगा। अगर वो टकराते नहीं है, मॉलिक्यूल्स किसी के साथ भी नहीं टकराते, ये मॉलिक्यूल्स किसी के साथ भी नहीं टकराते हैं, तब तक ये तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तब तक ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, जब तक कोई इससे टकराए नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई टकराना स्टार्ट कर दे तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इधर जाएगा, किधर भी जा सकता है। लेकिन डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स किसके साथ टकराएगा या फिर कोई मॉलिक्यूल्स कुछ भी इसके साथ टकराएगा, तब ये डायरेक्शन चेंज होगा। ऐसा ही होता है जब अगरबत्ती का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे तक कैसे आ पाते हैं, वो एयर रेजिस्टेंस एक तरफ से टक्कर का काम कर रहा है, उससे रोकने की कोशिश कर रहा है, हाँ, इसलिए वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा पाते, इस तरह कर्व बनकर आता है। ऐसा कर्व क्यों बन के आता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी यहाँ मौजूद है एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है, समझ में आया। सो दूसरा कंडीशन क्या है कि molecules will be moving in straight direction until and unless nobody
is a applying force. Applying force, or you can say there is a no external force. There is a no external force. यानी वो मॉलिक्यूल मूव करेगा लेकिन वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो चेंज किया इसका मतलब किसी ने फोर्स अप्लाई कर दी या फिर ये मॉलिक्यूल्स किसी के साथ टकरा जिससे वो डायरेक्शन चेंज कर दिया। और देखते हैं रियल लाइफ में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, डायरेक्शन में नहीं जा रहा था क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही इतना ज़्यादा। अच्छा, थर्ड क्या है, हम यहाँ नेचर ऑफ मैटर देख रहे हैं ना। थर्ड क्या है, कोलिजन। टकराना मतलब कोलिजन, हम फिजिक्स में से टकराने को कोलिजन कहते हैं। बिल्कुल इलास्टिक होती है, एनर्जी खराब नहीं होती। यानी जो मॉलिक्यूल्स है जैसे टकराएंगे वैसे वापस आ जाएंगे, जैसे टकराएंगे वो आ जाएगा वापस, थोड़ा बहुत चिपके रहेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो खराब नहीं जाता है ना, खराब नहीं जाता। कोलिजन ऑफकोर्स कोलिजन देखने को मिलेगा, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया फिर मॉलिक्यूल होगा, दोनों में कोलिजन होगा तो कोलिजन हो जाएगा तो ये तो इस साइड में चल जाएगा, किसी और डायरेक्शन में चल जाएगा, तो चल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनर्जी है वो लूज हो गया, खराब हो गया। थोड़ा बहुत लूज हो सकता है, कम वैसे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वी हैव प्रेशर ऑफ, याद रखना दिस गैस इज आइडियल, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, गैस इज आइडियल, सो प्रेशर ऑफ दिस आइडियल गैस इज व्हाट टेल मी, जो गैस है वो प्रेशर क्यों लगाता है? गैस है तो प्रेशर क्यों लगाता है? रीज़न इज कि वो चाहता है कि अगर एनर्जी जो हीट अगर प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड किया, कितना टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो अट्रैक्शन है वो टूट गया, अट्रैक्शन टूट गया तो रिपल्शन में आ गया। रिपल्शन मतलब है कि वो बाहर की ओर जाना चाहता है, तो ये जो बाहर की ओर आना चाह रहा है यहीं से प्रेशर देखने को मिलता है। यानी वो एक एरिया पर फोर्स लगा रहा है, एक एरिया जो मॉलिक्यूल्स है वो एक एरिया पर फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज व्हाट फोर्स अपॉन एरिया इज आवर प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इज आवर प्रेशर। वो चाह रहे हैं कि मैं इस फोर्स, मुझे इतना टेम्परेचर से इतना हीट दिया जा रहा है तो मैं अपना रिपल्शन फोर्स को बढ़ाऊँ। इसका मतलब है अगर ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब सब प्रेशर जो सब फोर्स है वो एरिया पर लग जा रहा है। ओके, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारें से टकराते हैं तो वो ऊपर से एक जो फोर्स लगाते हैं, मैंने कहा कि फोर्स लगाते हैं सरफेस पर, मॉलिक्यूल्स का यही कलेक्टिव का प्रेशर रहता है। अब देखो सब अगर मॉलिक्यूल्स ले लिया जाए तो फिर हमें एक टोटल एरिया देखने को मिलेगा जो कि एक बॉडी का है, इंटर सरफेस ऑफ द बॉडी, इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। उस इंटीरियर सरफेस पर जो ये सारे मॉलिक्यूल्स का फोर्सेस है, दैट इज व्हाट इज आवर प्रेशर, टोटल प्रेशर। हाँ ना, प्रेशर क्या होगा कि all the forces that are being applied by the molecules on the interior surface of the solid is our pressure, अच्छा ठीक है, हम कलेक्टिव फोर्स लिया, कलेक्टिव एरिया लिया। अगर गैस को हीट दे दिया जाए और दे दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तेज से भागे, यानी जो गैप होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, और वो चाहेंगे कि स्पीड तेज हो, वो स्पीड हो जाएगा, ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, और जो कोलिजन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर वो बाहर बॉडी से नहीं निकले तो कोलिजन आपको से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा जोर से टकराएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। ये प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है, और यहाँ पर एरिया है कॉन्स्टेंट है, फोर्स इज वैरिंग,
फोर्सेस रहेगा, सो ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वी आर इंक्रीजिंग हीट एनर्जी एट टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को एक किसी सर्टेन टेम्परेचर पर हम अब जो हीट एनर्जी उसको बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो स्पीड है अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स वो बढ़ेगा, अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स स्पीड बढ़ेगा तो इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा। ओके, कुछ इस तरह का नेचर होता है मॉलिक्यूल्स के, है ना, कुछ इस तरह का नेचर होता है मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रेशन टेम्परेचर। काइनेटिक मतलब क्या है, वही काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा, मॉलिक्यूल इज मूविंग, molecules are moving, that is what is meaning of a kinetic। okay, kinetic interpretation of a temperature। टेम्परेचर असलियत में क्या है, जो टेम्परेचर है वो असलियत में क्या है। सेकेंड इज कि टेम्परेचर कुछ नहीं, बस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का एक माप है। वो ये टेम्परेचर बताएगा, ये टेम्परेचर जो है सो बताएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। यानी एक तरफ से ये टेम्परेचर हमें एक माप दे रहा है, किसका, मेजरमेंट दे रहा है काइनेटिक एनर्जी का। ऐसा हो रहा है कि अगर ये कम रहेगा टेम्परेचर तो हम ये समझ जाएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत कम है, उसके पास बॉडी के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है बहुत कम है, इसलिए वो स्लो मूव कर रहा है। ऐसा हो रहा है ना। ये था सेकंड, यानी टेम्परेचर इज नथिंग बट दिस इज इट प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट्स दिस इज meaning of a temperature। okay, now one by one let's see। heat gas, यानी गैस इज मोर हीट, तो मॉलिक्यूल्स की जो भाग दौड़ है, जो मूविंग रहेगा, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा वो ज़्यादा तेज रहेगा। अगर हीट ज़्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा रहेगा, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी मोर इफ हीट इज मोर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहेगा ज़्यादा, अगर हीट ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब हम लोग हीट है से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये था हीट गैस। नाउ नेक्स्ट वी हैव कोल्ड गैस। यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत कम है, बहुत मॉलिक्यूल्स सस्ट, यानी क्या से कि बहुत ही कम रहेगा काइनेटिक एनर्जी, उतना मूव नहीं करते हैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए और ये कैंसर टेम्परेचर नहीं दिया जाए, है ना, एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम से कम एब्सोल्यूट जीरो तक पहुँच जाता है, एब्सोल्यूट जीरो, जो कि माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगर बॉडी कोल्ड है तो हमें इतना डिग्री सेल्सियस मिलेगा, टेम्परेचर जो रहेगा इतना डिग्री रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है वो टेम्परेचर है जहाँ मॉलिक्यूल्स का हिलना डुलना बंद हो जाता है। देखो अगर टेम्परेचर इतना है तो हम ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स वो क्या रहेगा, will not move at all, will not move at all, am I right?
क्योंकि टेम्परेचर इज -270.15 डिग्री सेल्सियस। ये इतना कम है कि हमें ये बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स का रनिंग है, मूवमेंट है, वो बहुत बहुत, और एक आंसर एब्सोल्यूट जीरो। काइनेटिक एनर्जी इज completely zero at this temperature absolute काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। लेकिन याद रखना टेम्परेचर होना चाहिए इतना -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस टेम्परेचर पर जो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट मतलब ये मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी कवरिंग डिस्टेंस, ना ही बिल्कुल डिस्टेंस हाँ ना। नेक्स्ट भी है वो लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इससे पहले हमने देखा काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी इससे हम ये पता किए कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए और नेगेटिव में लेके चल जाओगे तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा और वो पार्टिकल्स सट के रह जाएगा, है ना, सट के रह जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये था इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के साथ। Next we have law of equipartition of energy ये कहना क्या चाहता है? लॉ, अच्छा दिस इज लॉ, बट लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, यानी जो हिस्सा है एनर्जी का वो इक्वली डिवाइड हो रहा है ना, इक्वली हिस्सा ऑफ एनर्जी, इक्वल पार्शन ऑफ एनर्जी। ये लॉ बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को सभी डायरेक्शन में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर बांट देते हैं, अपने आप को सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर बांटते हैं। यहीं से हमें ये पता चलता है कि जो प्रेशर है इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहा है कि जो पार्शन ऑफ द एनर्जी है वो इक्वल है। अगर ये इक्वल रहेगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन इंटीरियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो जब वो इंटीरियर सरफेस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो फोर्स रहेगा वो इक्वल रहेगा, क्योंकि सब अपना अपना इक्वल फोर्स अप्लाई करें ना, इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी सेम रहेगा तो वहाँ पर फोर्स भी सेम रहेगा, अगर फोर्स सेम रहेगा तो प्रेशर सेम रहेगा, है ना, प्रेशर सेम रहेगा। एंड रिमेंबर, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर? ये लोग कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम जानते हैं कि गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स से होता है, मॉलिक्यूल्स को ही तो हम गैस कह रहे हैं ना। जो लिक्विड है वो मॉलिक्यूल्स से ही तो बने होते हैं, जो सॉलिड है वो मॉलिक्यूल्स से ही तो बने होते हैं, आटम से ही तो बने होते हैं। जो गैसेस है मॉलिक्यूल्स से ही तो है, और वो मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी लगा रहे हैं मूवमेंट करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, इसका मतलब उस के पास काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल है फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स,
अब ये सेम है तो सेम फोर्स लगाएंगे इन ऑल डायरेक्शन। अब ये सेम फोर्स लगाएंगे तो हमें प्रेशर भी सेम मिलेगा। रीजन इसकी फोर्स इज सेम, और एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है ना, बराबर बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ स्मॉल एफ। रिमेंबर दिस। सो फर्स्ट मोनोटॉमिक क्या होता है, हीलियम होता है। and this n सिर्फ तीन तरीके से भाग सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एफ हो जाता है हमारा 3, एफ हो जाता है 3। मोनोटॉमिक का मतलब जो सिर्फ 3 तरीके से मूव कर सके, वो एटॉमिक्स क्या कहलाएंगे, मोनोटॉमिक। जैसे हीलियम, एन। अगर वो 3 तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर एफ जो रहेगा वो 3 रहेगा। अच्छा, डायटॉमिक का मतलब, डायटॉमिक we have H2 and O2। डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब आटम्स, यानी वो सेम मॉलिक्यूल और यू कैन से सेम आटम वी हैव 2 टाइम्स। जैसे यहाँ पर H2 है, इसका मतलब क्या है, ये जो H है वो 2 बार, ये जो आटम मॉलिक्यूल यू कैन से कि जो आटम मॉलिक्यूल एलिमेंट है वो दो टाइम्स है, और ये ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स है। हाँ, इसका मतलब होता है डायटॉमिक, यानी एटॉमिक है वो सेम है, एलिमेंट है सो सेम, एलिमेंट के सेम व्हाट आटम्स, एलिमेंट्स के सेम आटम्स। मोनोटॉमिक का क्या होता है कि वो जो सिर्फ एक आटम, एलिमेंट के सिर्फ एक आटम को हम कहते हैं मोनोटॉमिक। डायटॉमिक का मतलब होता है एलिमेंट के सेम आटम है लेकिन डबल टाइम। अगर ये 3 टाइम्स हो तो हम उसे डायटॉमिक कहते हैं, कुछ इस तरह से पुकारते हैं। हाँ, और ये जो है H2O2 ये मूव कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, इसलिए जो F होता है फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फॉर दिस इज 5 एंड फॉर द मोनोटॉमिक इज 3, है ना। तो मोनोटॉमिक तो मूव कर सकता है लेकिन सिर्फ 3 तरीके से, और जो डायटॉमिक है वो मूव करेगा। तो यहाँ पर ये मूव भी करता है और रोटेट भी करता है, ये मूव भी करता है और रोटेट भी करता है, क्योंकि इसके पास 2 आटम्स है ना, H के पास 2 आटम्स है, O के पास भी 2 आटम्स है, तो ये मूव करेगा। तो इसलिए F इज इक्वल टू 5, F एस 5, F एस 5। नेक्स्ट वर्ड विच इज मीन फ्री पाथ। जो पाथ है और जो रोड है वो फ्री है ना मॉलिक्यूल के लिए। 2 कोलिजन के बीच में एक मॉलिक्यूल जितनी दूरी बिना टकराए तक करता है, दूरी बिना टकराए तक रहता है, उसे फ्री पाथ कहते हैं। जो ये समझना बहुत ही आसान है। लेट्स सपोज दिस इज आवर मॉलिक्यूल एंड अनदर मॉलिक्यूल इज ओवर हियर। जो ये स्पेस है, फ्री स्पेस, फ्री पाथ, इतना दूरी पर बहुत हाथ फंस सकते। हम देख सकते हैं कि अभी कोलिजन नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर कोलिजन नहीं होगा, इसको हम कहेंगे फ्री स्पेस नॉट बट फ्री पाथ, है ना, फ्री पाथ। सो 2 कोलिजन के बीच एक मॉलिक्यूल जितनी दूरी बिना टकराए तक तय करता है, जो डिस्टेंस तय करेगा, इतना कवर करेगा जो गैप है, इसे हम फ्री पाथ कहते हैं।
जैसे जैसे ये कवर करता जाएगा ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि मूव करेगा ना, मूव करेगा तो डिस्टेंस कम होगा। उन सब का एवरेज मीन फ्री पाथ होता है। रियल एवरेज से कनेक्ट करते हैं इसे। एक भीड़, जो भीड़ में होता है, जो क्राउड मार्केट होता है, मार्केट एक भीड़ होता है ना, मार्केट में भीड़ में हम बिना किसी से टकराए जितनी दूर चल पाओ वो तुम्हारा मेन फ्री पाथ कहलाएगा। जैसे कि आई हेड ऑफ मी, यू आर इन फ्रंट ऑफ, एंड बिहाइंड ऑफ मी देयर इज अ पर्सन। अब जो डिस्टेंस है, मैं किसी के ओरिजिन से जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, मेन फ्री पाथ। यानी मैं इतना डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ बिना टकराए, बिना कोलिजन के। ऐसा ही कुछ होता है मॉलिक्यूल्स के साथ। देखो मॉलिक्यूल्स के आसपास भी मॉलिक्यूल्स होगा ना, मॉलिक्यूल्स के आसपास भी मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन जो ये छोटा सा डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ही कवर कर देगा और यहाँ पर कोलिजन नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे, फ्री पाथ। यानी इसे यहाँ पर किसी तरह का कोई कोलिजन नहीं होगा और ये इतना डिस्टेंस आसानी से कवर कर लेगा, आसानी से कवर करेगा। लेकिन याद रहे कि जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। मॉलिक्यूल्स के लिए ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है ना। यानी फ्री पाथ जहाँ मॉलिक्यूल्स अपना छोटा सा डिस्टेंस कवर कर सके बिना कोलिजन के। याद रहे, विदाउट कोलिजन, clear, a small distance where it will not collide। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर तब होगा जब मॉलिक्यूल्स मूव करेगा तो उस सबके पास सेम एनर्जी होगा, यानी सेम फोर्स लगाएंगे तो सेम प्रेशर होगा, है ना। टेम्परेचर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वही बात हुआ ना, टेम्परेचर हमें बताएगा कि कितना काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम होगा। कुछ इस तरह का रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने तरीकों से मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, जितने तरीके, जैसे कि हमने देखा कि जो मोनोएटॉमिक है वो 3 तरीके से मूव कर सकते हैं, और वहीं देखा हमने कि डायटोमिक है वो 5 तरीके से मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो रोटेट भी करते हैं, वो मूव करने के साथ साथ रोटेट भी कर सकते हैं, इसलिए ये जो नंबर है वो जाता है मोनोएटॉमिक से, है ना। तो याद रखना डायटोमिक ये रोटेट भी कर सकता है, करता भी रोटेट करता। फिर हमने आइडियल गैस को देखा, गैस को हमने आइडियल माना, फिर देखा जो सभी रूल्स को फॉलो करें, बहुत सारे रूल्स देखे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है SHA, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि लास्ट लेक्चर है इस 11th स्टैंडर्ड का। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट्स सी व्हाट इज इट। Next we have oscillation and waves. Oscillation and waves. Oscillations and waves. को हर एक टॉपिक के लिए डेडिकेटेड इमेज के साथ समझना और अच्छा विजुअलाइजेशन मिलता है। तो इस
चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच इज रिटन इन शॉर्टेड एज SHM। जो फर्स्ट है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक, सिंपल मतलब साधारण, हार्मोनिक मोशन दिस इज अ काइंड ऑफ मोशन, यानी ये हमें एक मोशन बताएगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर का मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वो टू डायरेक्शन कवर नहीं कर रहा है ना। बॉडी विच इज नॉट कवरिंग टू डायरेक्शन इज नॉन एज रेक्टेंगुलर मोशन। यहाँ पर क्या होगा कि जो मोशन है टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इसका मतलब क्या है? यानी अगर बॉडी इज मूविंग, इज गोइंग फॉरवर्ड, देन दैट बॉडी विल कम बैकवर्ड, then forward, then backward, backward, forward, backward, and mean position is between. This is normal, this is mean position. So ये backward और forward ये जो movement हो रहा है इसे हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन, इसे कहते हैं हार्मोनिक मोशन। है ना? So what is a simple harmonic motion? एक साधारण सा ट्रू एंड फ्रो मोशन, नॉट अ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स मोशन, नॉट कॉम्प्लेक्स मोशन। अच्छा, जब कोई चीज एक ही रास्ता पर बार बार टू एंड फ्रो, आगे पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड घूमते ये मूव करता रहता, तो वो और उस पर लगने वाला फोर्स उसे हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है। तो भाई पेंडुलम है, पेंडुलम, और ये अटैच्ड है विद द रूप। फोर्स, जब फोर्स इस पर अप्लाइड किया जाता है तो ये जाएगा इस साइड। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो इस साइड में जाएगा। अगर इस साइड में डायरेक्शन अप्लाई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस पर, तो ये कुछ इस तरह इस डायरेक्शन जाएगा, है ना। याद रखना ये सेंटर है, यहाँ से हमें एक सर्कुलर देखने को मिलता है। तो दिस इज नॉट सेंटर, आई नो इट्स नॉट सेंटर, लेकिन ये क्या करेगा, पेंडुलम हमेशा यहाँ पर आने की कोशिश करे, यहाँ गया तो फिर यहाँ पर आने की कोशिश करे, कुछ इस तरह से। और जो मीनिंग ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कुछ इस तरह से कि अगर इसको हम थोड़ा यहाँ पर रख के यहाँ तक ला कर फोर्स अप्लाई कर दें तो इस तरह से मूवमेंट करेगा। इसको क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो कहते हैं, टू एंड फ्रो। इस मोशन का टू एंड फ्रो कहते हैं। और ये जो नॉर्मल लाइन है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन जहाँ ये ऑब्जेक्ट जो ये पेंडुलम यहाँ आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से इसको क्या मिल जाता है, काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, तो यहाँ रोकने वाला कोई नहीं रहता, तो इसलिए ये और आगे मूव कर जाता है, फिर आता है, फिर मूव करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो रोकता है इसे मूव करने से, फिर धीरे धीरे ये स्टॉप करता है। लेकिन स्टॉप करने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे स्टॉप करने में। तो हमने ये समझा जो टू एंड फ्रो है वो एक मोशन है और कुछ इस तरह से मूव करता है। अब इस पर जो बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, हमने यहाँ पर बल लगा, तो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, सेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर और सेंटर यहाँ पर आ सकूँ। कितना भी कोशिश किया जाए ये यहाँ पर ही रुकेगा, सेंटर के परपेंडिकुलर ही रुकेगा, यहाँ कुछ यहाँ। वाई? क्योंकि सिस्टम अपनी पूरी जगह वापस आना चाहता है। देखो ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींचेगा, दैट्स वाई ओवर हियर। अगर ये यहाँ रहता है और कोई इसका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स इट विल गो डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग डाउनवर्ड ना, ग्रेविटी इज पुलिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर क्या होगा कि इसका सारा मास जो है वो डाउनवर्ड की ओर जाएगा, दैट्स वाई इट विल स्टॉप लाइक दैट, इट विल स्टॉप लाइक दैट। रियल लाइफ में क्या होता है, एक बच्चे का जो झूला होता है या गाड़ी का पेंडुलम, वहाँ पर ये ट्रू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलता है रियल लाइफ में। अच्छा, नाउ लेट्स सी टर्म्स ऑफ SHM, टर्म्स
of SHM. First we have amplitude. जिसे हम A से डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड वी हैव टाइम पीरियड जिसे हम T से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी, इसे स्मॉल f से, एंड देन नेक्स्ट वी हैव फेज. देखो ये कुछ टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के. जो एम्पलीट्यूड है उसे हम डिनोट करते हैं ए से, और टाइम पीरियड ये हमें बताएगा कि एक सेकेंड में, कुछ सेकेंड में कितना ये एक सेकेंड में, और यू कैन से कि जो क्या बोलते हैं उसे, जो पेंडुलम ऑसिलेट किया, एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया, वो कितने टाइम में कंप्लीट किया. दैट इज व्हाट इज आवर टाइम पीरियड. और फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन. एंड फेज वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. फेज, अच्छा, सेंटर से सबसे दूर तक की दूरी, ये एम्पलीट्यूड बताएगा कि इस सेंटर से हम इसे कंसिडर कर रहे हैं एज अ सेंटर. इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है. लेकिन याद रहे ये सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर है. सो ये इस सेंटर से जो ये दूरी है, ये रहेगा हमारा एम्पलीट्यूड. यानी एक तरह से हमें डिस्टेंस मिला. But in this context, rather than saying distance, we call it as a amplitude. Okay. और टाइम पीरियड ये बताएगा कि एक पूरा चक्कर, एक पूरा ऑसिलेशन लगने में जो वक्त लगा, जो इसने टाइम लिया एक कंप्लीट ऑसिलेट करने में जो टाइम लगा, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. कितना ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया. फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितने चक्कर लगे, कितने ऑसिलेट हुआ. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन. और जो फेज है ये बताता है कि किसी भी वक्त पार्टिकल कहाँ है और किस तरह जा रहा है. यानी हम इसे एक स्लो मोशन से देखें तो एट दिस टाइम दिस विल कम, एट दिस पॉइंट दिस विल कम ओवर. यानी यहाँ पर किस डायरेक्शन में है और ये पार्टिकल कहाँ है. तो हम देखेंगे कि पार्टिकल कुछ यहाँ पर है और इस डायरेक्शन. देखो डायरेक्शन यहाँ देखें तो ये डाउनवर्ड पूरा वर्टिकल है, लेकिन यहाँ देखे जाए तो ये पूरा वर्टिकल नहीं है. डायरेक्शन हैज चेंज्ड. ये स्लो मोशन से पता चलेगा ना. तो फेज का मतलब होता है कि लोकेशन ऑफ पेंडुलम, और यू कैन से लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग टू एंड फ्रो, वो एक पॉइंट पर कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में. दैट इज व्हाट इज आवर फेज. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव अ स्प्रिंग मास सिस्टम. अ स्प्रिंग मास सिस्टम. अगर एक स्प्रिंग से वजन लटका कर उसे खींचे, क्या होता है, वो खिंचाव एक उत्पन्न करता है ना. एक स्प्रिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और हम यहाँ पर एक मास को अटैच कर देते हैं विथ दिस स्प्रिंग. व्हाट विल हैपन, ये जो बॉडी है इस स्प्रिंग को डाउनवर्ड की ओर खींचेगा. होगा कि नहीं ऐसा, डाउनवर्ड की ओर खींचेगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास फोर्स है, इसके पास मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है. ये डाउनवर्ड की ओर खींच रहा है. ग्रेविटेशन है, सो इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड की ओर खींच रहा है, तो वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा. यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ऑसिलेशन देखने को मिलेगा. अगर इसको लटका दिया जाए तो क्या होगा कि ये कुछ अप डाउन करेगा, ऐसे जाएगा, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन, कुछ इस तरह से मूव करेगा, क्योंकि यह स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, ये रुक नहीं जाएगा. लेकिन एक टाइम पर आएगा कि रुक जाएगा. पर जैसे एक थोड़ा सा फोर्स दिया जाए स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगा. अगर ज़्यादा फोर्स दे दिए तो ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, ज़्यादा फोर्स दे दिया जाए तो ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, थोड़ा सा फोर्स दिया जाए तो थोड़ा ऑसिलेट करेगा. एक टाइम पर ये रुक जाएगा
ऑसिलेट करना एक टाइम पर रुक जाएगा। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि स्प्रिंग भी एक ऑसिलेशन मोमेंट क्रिएट करता है, एक टू एंड फ्रो मोशन ये क्रिएट करता है। इसलिए हम इसे इस ऐसा तो इसे पढ़ा जाता है फ्रिक्शन किस चैप्टर में तो पढ़ा जाता है, तो वहाँ पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कनेक्टेड है इसे। यहाँ पर हम टू एंड फ्रो मोशन देख पा रहे हैं, इसलिए कनेक्ट। अच्छा, हम इसे पढ़ चुके हैं एक बार ना, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, जहाँ पर के है वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, माइनस इज फॉर द डायरेक्शन एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है एक स्प्रिंग पर, और इसी फोर्स से, इसी इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन से हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या ये स्ट्रॉन्ग है या फ्लेक्सिबल है, फोर्सेस कम है या ज़्यादा है, ये सब इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं, हम सब इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, आई थिंक इट शुड बी रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, एंड एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। लेकिन याद रहे हम इसका सहायता लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, ना कि हम इससे पर निर्भर रहेंगे, इसी इक्वेशन पे, बस इसका सहायता लेंगे। अच्छा, इसमें जानते हैं कि F जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, बिकॉज इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को वापस खींचता है। जो स्प्रिंग है और जो ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट कब करेगा, जब ये अपने आप में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये खींचता है अपने ओर, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसके पास खुद का अपना नेचुरल लेंथ होता है, नेचुरल लोकेशन होता है, वहाँ पर जाना चाहता है बाय अप्लाइंग रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, नेक्स्ट टर्म विच इज के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बताता है कि स्प्रिंग कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है और कितना फ्लेक्सिबल। और एक्स बताता है कि कितना खींचा गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ स्ट्रिंग का फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ द ये क्या है, स्प्रिंग, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। ये इक्वेशन था, कुछ टर्म्स थे उसके बारे में। नेक्स्ट भी है वो वेव्स, वेव्स या ये एक वेव भी प्रोवाइड करेगा, ये भी एक वेव प्रोवाइड करेगा। तो अगर देखा जाए जो प्रोवाइड वेव का जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। अगर इस चीज़ को हम यहाँ ड्रॉ करें एक कार्टेशियन प्लेन पर, तो कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा एक वेव का, वेव ऑफ द स्प्रिंग कुछ इस तरह का मिल सकता है। हाँ, ये क्या होता है कि जो थोड़ा सा आप ज़्यादा कम बेसी हो सकता है, जो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन दिस, ये कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर इसे हम इस ऑसिलेशन मोमेंट को ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा। और याद रखें कि हम वेव ऑफ ऑसिलेशन को हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह, और वेव ऑफ स्प्रिंग का भी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम इससे ये एनालाइज करते हैं कि, तो याद रखना ये जो है ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे मेन पोजीशन होता है, इसमें भी मेन पोजीशन, दिस इज नाउन एज मेन पोजीशन। यहाँ से क्या कर रहा है, अपर की ओर जा रहा है, ये अपर की ओर जा रहा है, फिर ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड, फिर ये अपर की ओर जाएगा, याद रहे ये डाउनवर्ड की ओर जाएगा, डाउनवर्ड इस तरह से यहाँ, फिर ये अपवर्ड की जाएगा यहाँ तक, कुछ इस तरह पर। एक मिनट, विद रिस्पेक्ट ऑफ मेन पोजीशन रेट से, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया वो क्या था, यहाँ से यहाँ, फिर ये डाउनवर्ड आया ना, नीचे की ओर आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक। अब क्या हुआ, ये चूंकि याद रखना ये नेगेटिव की ओर है और ये पॉजिटिव की ओर है, साइन क्वेश्चन इज कंपल्सरी, है ना। अगर तुम इसे पॉजिटिव कंसिडर करो तो इसको नेगेटिव कंसिडर करना होगा, नेगेटिव कंसिडर करना होगा। तो इसलिए ये नेगेटिव सेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव सेक्शन में जा रहा है, ओके, टिल हियर इट वेंट ओवर हियर,
एंड देन इट वेंट इन नेगेटिव सेक्शन, यू कैन से नेगेटिव सेक्शन। फिर ये आएगा मेन पोजीशन पर, मेन पोजीशन, फिर ये पॉजिटिव सेक्शन जाएगा, पॉजिटिव सेक्शन, फिर ये मेन पोजीशन पर आएगा, फिर ये डाउनवर्ड आएगा मेन पोजीशन पर, मेन पोजीशन इज ओवर हियर, फिर ये नेगेटिव सेक्शन जाएगा, नेगेटिव सेक्शन में आ गया, फिर ये मेन पोजीशन पर जाएगा फ्रॉम नेगेटिव सेक्शन, यहाँ मेन पोजीशन पर आ गया फ्रॉम नेगेटिव सेक्शन, फिर ये मेन पोजीशन से पॉजिटिव सेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव सेक्शन, फिर पॉजिटिव सेक्शन से मेन पोजीशन में जाएगा, कुछ इस तरीके से। एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, इससे हमें क्लैरिटी मिलता है, विजुलाइज कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, इसे तो ऑब्जर्वेशन कहा जाता है ना। और स्प्रिंग भी एक वेव प्रोवाइड करता है, मास भी एक वेव प्रोवाइड करता है, और जब उस वेव को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, चूंकि ऐसा ही कुछ मिलेगा, वेव का जो फिगर है कुछ इस तरीके से मिलेगा, फिर हम एनालाइज करते हैं ना, फिर हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अगर यहाँ पार्टिकल्स था तो ये पार्टिकल्स इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये पार्टिकल्स इस दूसरे पार्टिकल्स को पुश फोर्स देगा ना, तो फिर वो पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, फिर वो पार्टिकल जब डिस्टर्ब होगा तो वो आगे मूव करेगा, फिर वो आगे मूव करेगा तो दूसरा पार्टिकल को टक्कर देगा, कोलिजन देगा। इस तरीके से पार्टिकल्स में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना, जो वो उतना एनर्जी लगाया कोलिजन होने में, यानी कोलिजन तभी होगा जब एनर्जी होगा, वो मूव किए तो इसका मतलब एनर्जी था तभी तो मूव हुआ। एनर्जी कब आएगा, जब फोर्स लगेगा, हाँ फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ऑटोमेटिक, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते बिना मैटर को मूव किए, बिना मैटर को मूव किए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैटर है ये यहाँ तक चल जाता है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, और ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये था अबाउट वेव्स। फिर हमारे पास आता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। फिर है longitudinal waves, longitudinal waves. Let's try to understand what is the transverse waves. देखो, पार्टिकल अगर ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं पर वेव आगे जा रहा है, देखो ये वेव तो जा ही रहा है आगे, लेकिन जो पार्टिकल है वो अप डाउन हो रहा है, जैसा कि देख सकते हैं, और ये आगे भी जा रहा है, यानी अप डाउन भी हो पार्टिकल और आगे भी मूवमेंट हो, वैसे वेव को हम ट्रांसवेव कहते हैं, हाँ ना। यहाँ देखा जा सकता है ये क्या हो रहा है कि अप भी जा रहा है, डाउन भी आ रहा है, और ये अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, पर ये पार्टिकल आगे क्यों नहीं जा रहा है ना, आगे क्यों नहीं जा रहा है, बस ये जा रहा है लेकिन थोड़ा सा कवर कर पा रहा है। अगर यही मतलब है तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, यानी वो पार्टिकल अप डाउन भी हो सके और आगे की ओर मूव कर सके। आई थिंक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल से आई थिंक वी अंडरस्टैंड व्हाट compressive and टेंशन, नॉट टेंशन, टेंशन, यानी पार्टिकल्स आगे पीछे हिलते हैं वेव के डायरेक्शन में, वेव के डायरेक्शन, जैसे साउंड में देखने को मिलता है, जिस डायरेक्शन में ये वेव जा रहा है उसी में क्या हो कि वो पार्टिकल्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल है फॉरवर्ड जा रहा है और इसको बैकवर्ड भी जाना, बैकवर्ड भी जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो अपवर्ड है बैक, if this is a upward forward then this will be backward, this forward this backward, this forward this back, कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन इसको आगे नहीं जाना, सिर्फ जो वेव जो डायरेक्शन है वेव का उसी डायरेक्शन में
बस ये पार्टिकल बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करे, दैट्स इट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करे। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब है कि जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं, देखो यहाँ पर एक वेव भी हो सकता है, दो वेव, अगर दो वेव्स आपस में मिल जाए तो वो एक नई वेव बनती है। हाँ, नई वेव बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक वेव आ जाए, एक वेव आ जाए कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ नया, एक नया वेव बन गया ना, और दोनों का पार्टिसिपेशन हो, दोनों एक साथ वर्क करें, वेव बनाती है जिसकी हाइट डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स के सम होती है। जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट, यहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा हम वेव्स लेते हैं, फिर हमें जो डिस्प्लेसमेंट का सम मिलता है वो इक्वल हो जाता है, एक बराबर पर चलते हैं, एक बराबर पर मूव करते हैं, एक हाइट पर मूव करते हैं, एक हाइट पर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट भी है डॉपलर, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का कहना है कि जब कोई साउंड सोर्स जैसे एम्बुलेंस हमारी तरफ आता है तो हमें आवाज़, जो एम्बुलेंस का वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो आवाज़ घट जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है, डॉपलर इफेक्ट का कहना है कि दिस इज अ बॉक्स, साउंड बॉक्स, यू कैन से दिस इज बॉक्स, साउंड बॉक्स। अगर इस बॉक्स में, एंड यू कैन से कि दिस इज एरिया वेयर वी कैन हियर दिस साउंड, इस एरिया में अगर हम एंटर करें तो हमें साउंड, वी आर ओवर हियर, अगर इस एरिया में एंटर करें तो हमें साउंड की आवाज़ सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ऐसा हो? अच्छा, जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो जो साउंड का है, ठीक है, थोड़ा बहुत साउंड आता है, आ रहा है, हम जैसे यहाँ पर बाउंड्री को पहुँचे थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। अब क्या हो कि हम इसके नज़दीक जाना चाहते हैं, यहाँ तक आ, क्या लगता है कि अब मुझे साउंड ज़्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल बी मोर और लेस? आंसर इज मोर, क्योंकि हम उसके नज़दीक पहुँच रहे हैं। यानी जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही आवाज़ ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट जो ये क्या बोलते हैं उसको, साउंड है वो, दिस वेव इज इनडायरेक्टली proportional to distance, directly proportional to distance, है ना? साउंड समझ में आ रहा है? अगर हम डिस्टेंस को घटा दें तो साउंड बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो साउंड घट जाएगा। इसी का मतलब होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही था डॉपलर इफेक्ट, यही था डॉपलर इफेक्ट। समझ में आया? और इसके नज़दीक चल जाए बॉक्स के तो हमें और ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा। डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो आवाज़ धीरे धीरे घट जाएगा। ओके, दिस वाज अ डॉपलर इफेक्ट, दिस वाज अ डॉपलर। आई थिंक इट इज इनफ।